योगेंद्र जी भारत के सार्वजनिक जीवन की एक जानी मानी शख्सियत हैं। मूलतः एक सामाजिक राजनीतिक विचारक हैं और एक्टिविस्ट हैं। 2005 से 10 तक यूजीसी और आरटीई के जरिए भारत की राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा संबंधी नीति निर्माण में भी सहयोगी रहे हैं। चुनाव विश्लेषक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर इनकी एक विशेष पहचान है। पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में सक्रिय होते हुए एक सिद्धांत आधारित वैकल्पिक राजनीति की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में स्वराज अभियान और जय किसान आंदोलन के संस्थापक सदस्य हैं और स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं जनवादी लेखक संघ राजस्थान की ओर से आमंत्रित करता हूं आदरणीय योगेंद्र जी को, प्लीज। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भाई। मैं जनवादी लेखक संघ के राजस्थान के सभी साथियों को अपनी तरफ से नमस्कार, शुभकामनाएं। भाई सीबी यादव जी को पुस्तक के प्रकाशन पर बहुत बहुत बधाई। हालांकि मैं पुस्तक पढ़ नहीं पाया हूं, इसलिए उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस दौर में नए विचारों का आना अपने आप में एक शुभ लक्षण है। लिख पाना, शब्दों को बचा पाना, सिद्धांत को बचा पाना, लिख पाना अपने आप में एक उपलब्धि है। आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा सौभाग्य है कि इस पैनल में मेरे साथ अग्रज प्रोफेसर आनंद कुमार हैं, प्रोफेसर राजीव गुप्ता हैं और हमारी साथी अनीता भारती जी हैं। उन सब के साथ इस पैनल में होना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। पहले ही क्षमा प्रार्थना कर लूं कि मैं इस पूरी बातचीत के अंत तक नहीं टिक पाऊंगा, क्योंकि कई सारी दूसरी कमिटमेंट थी और आजकल हर संडे को मैं संडे सत्संग के नाम से कुछ चर्चा करता हूँ, तो उससे थोड़ा सा क्लैश है, इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अंत तक ठहर नहीं पाऊंगा। मुझे राजस्थान के साथियों से बात करते हुए वैसे भी एक सुखद सुयोग होता है, क्योंकि मैं खुद राजस्थान में रहा हूँ। जीवन के पहले 20 वर्ष मैं गंगानगर में रहा, राजस्थान यूनिवर्सिटी से डिग्री ली। तो राजस्थान में आने पर, राजस्थान के साथियों से बात करने पर हमेशा एक खास अपनेपन का एहसास होता है। मेरे लिए आज का दिन एक विशेष दिन एक दूसरे कारण से भी है कि मेरे राजनीतिक गुरु और समाजवादी आंदोलन के प्रखर चिंतक, वो व्यक्ति जिसने समाजवादी आंदोलन की विरासत को राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव की विरासत को हमारी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पुल का काम किया, उन किशन पटनायक जी की आज पुण्यतिथि है। आज से 16 वर्ष पहले उनका निधन हुआ था। तो उस दिन देश के लोकतंत्र की दशा और दिशा पर चर्चा करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण काम है। आपने मुझे इसका अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को सूत्र स्वरूप कहूंगा। इनमें से कुछ बातें अभी हाल ही में मेरी एक किताब पब्लिश हुई है, उसके अंदर है, तो इसलिए वो सब बात मैं यहाँ दोहराऊंगा नहीं। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के नाम से ये किताब पब्लिश हुई है। ये मैं विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ किताब का, और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हों उनसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया पैसा लगा के इसकी हार्डबैक न खरीदें, बहुत महंगी होती हैं। आप इंतजार कर लीजिए, पेपर बैक आएगी तब आप देख लीजिएगा। हिंदी में अभी इसको लिखा नहीं है, चूंकि मैं अनुवाद करने में विश्वास नहीं करता, लेकिन जो इसका मुख्य आर्ग्यूमेंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि उसका संबंध उस विषय से है जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से हम कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र को संकट है। ये बात शुरू में भी मेरे साथियों ने कही। अब भारतीय लोकतंत्र को संकट है, ये बात तो मैं 30 साल से सुन रहा हूं। इमरजेंसी में भारतीय लोकतंत्र के संकट की बात हुई और उसके बाद से लगातार एक न दूसरे स्वरूप में भारतीय लोकतंत्र के संकट की बात हम करते रहे हैं, और वो बात जरूरी थी, महत्वपूर्ण थी। लेकिन क्या आज का संकट वैसा ही संकट है जिसकी चर्चा हम पिछले 30 वर्ष से कर रहे हैं? मुझे लगता है अगर हम ध्यान से सोचेंगे और आप सब लोग मिलकर सोचेंगे तो ये स्पष्ट होगा कि आज
जो स्थिति है वो गुणात्मक रूप से अलग है। इसे लोकतंत्र के एक और संकट की तरह इसे नाम देना आज की परिस्थिति की गंभीरता को समझने से इनकार करना होगा। दरअसल बहुत साधारण भाषा में कहें तो आज भारत में लोकतंत्र चौपट हो चुका है। ये संकट नहीं है, संकट तो आते हैं, संकट से आप उबरते हैं। इस वक्त देश में लोकतंत्र को चौपट कर दिया गया है। नाम के वास्ते लोकतांत्रिक परिपाटी है, नाम के वास्ते संविधान है, नाम के वास्ते लोकसभा राज्यसभा की बैठक होती है, नाम के वास्ते वो सारे रस्मों रिवाज निभाए जाते हैं जिसको लोकतांत्रिक कहा जाता है। लेकिन दरअसल अब हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हम केवल ये नहीं कह सकते कि इन लोकतंत्र की परिपाटियों का ठीक से पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। ये हम पहले कहते थे, कांग्रेस के राज में भी कहते थे, उससे पहले जनता दल, इनके सब राज होते थे, सब में हम कहते थे लोकतंत्र में खोट है, लोकतंत्र में दोष है, लोकतंत्र का ठीक से पालन नहीं हो रहा। कई बार बीच बीच में हम लोकतंत्र की हत्या जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर देते थे, क्योंकि हम लोगों की एक बीमारी है हिंदुस्तानियों की, खासतौर पे आंदोलनकारियों की, कि हम हर मुहावरे को वक्त से पहले खर्च कर देते हैं। तो लोकतंत्र की हत्या जब नहीं हुई थी तब हमने लोकतंत्र की हत्या की बार बार चर्चा करके इस मुहावरे को खर्च कर दिया था। तो लोकतंत्र को खतरे की बात हम हमेशा करते थे। लेकिन अब जो हुआ है, अब इसे कहना ही पड़ेगा कि इस वक्त भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य कहना एक गलत नाम होगा, क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है उसे लोकतंत्र की संज्ञा देना अपने आप में लोकतंत्र के विचार के साथ मजाक है, क्योंकि कुछ बुनियादी अर्थ में अब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से बाहर आ रहे हैं। कई लोग कहते हैं कमाल है, आप कैसी बात कर रहे हैं, देखिए तो देश के अंदर जुडिशरी है, देखिए तो देश में मीडिया है, देखिए तो संविधान है, देखिए तो ये सब कुछ चीजें हैं। मगर मैं आपका ध्यान एक किताब की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। किताब का नाम है हाउ डेमोक्रेसीज डाई, लोकतंत्र कैसे मरता है। और वो किताब मूलतः ये कहती है, मुख्य उसका तर्क यही है कि एक जमाना था जबकि लोकतंत्र की हत्या बाकायदा घोषणा करके की जाती थी। जब कहा जाता था, कोई डिक्टेटर टीवी पे आता था, रेडियो पे आता था और कहता था आज से डेमोक्रेसी खत्म, आज से मिलिट्री का राज शुरू हो जाएगा, या कुछ भी कू होता था, कुछ भी होता था, उसके बाद बाकायदा घोषणा करके कहा जाता था आज से लोकतंत्र खत्म, चुनाव नहीं हुआ करेंगे, अब से आर्मी का रूल होगा, अब से फला व्यक्ति का रूल होगा, इत्यादि। वो किताब ये कहती है कि आज के जमाने में लोकतंत्र इस तरह से नहीं मरते। लोकतंत्र की हत्या लोकतांत्रिक औजारों को लेके की जाती है, और लोकतंत्र की हत्या जहां जहां होती है वो सरकारें दूसरों से ज्यादा लोकतांत्रिक होने का दावा करती हैं। लोकतंत्र के दिखावट की जितनी भी सामग्री है वो सब सामग्री जुटा के रखी जाती है। इसलिए ये जो सोचना कि चूंकि हम संसद का अधिवेशन देख रहे हैं, चूंकि चुनाव होते हैं, इसलिए हम कहें कि लोकतंत्र कायम है, ये बिल्कुल गलतफहमी है। लोकतंत्र आजकल दुनिया में खत्म किया जाता है ऐसी जगहों पे जहां चुनाव बाकायदा होते हैं। रूस देखिए, रूस में पुतिन का राज है। पुतिन जो चाहते हैं रूस में वो होता है, कभी प्रेसिडेंट बन जाते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। कहने को फ्री प्रेस है, टीवी है, लेकिन जो टीवी स्टेशन उनके बारे में बोलता है, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है, वो टीवी स्टेशन कुछ महीनों में अचानक बंद हो जाता है। जो व्यक्ति पुतिन के खिलाफ खुल के बोलता है वो अचानक कहीं साइबेरिया पहुंच जाता है, उसके साथ कुछ हो जाता है। चुनाव होते हैं बाकायदा वहां। आप हंगरी को देख लीजिए, आप तुर्की को देख लीजिए, या आप अपने पड़ोस में अब श्रीलंका को देख लीजिए। इन सब जगह धीरे धीरे एक एक डिग्री करके लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है और चुनाव हो रहे हैं। संविधान की सारी परिपाटियों का एक औपचारिक रूप से पालन किया जा रहा है। अब आप हमारे देश में देख लीजिए, संविधान है, लेकिन संविधान को रातों रात अमेंड कर दिया जाए जम्मू कश्मीर के मामले में, चाहे किसी दूसरे मामले में, और उसको अगर आप चुनौती देते हैं, उसकी सुनवाई नहीं होती।
होती। सुप्रीम कोर्ट के पास समय ही नहीं है इसके बारे में चर्चा करने का कि क्या जम्मू कश्मीर से 370 धारा को हटाना सही था, नहीं था। अभी मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि सही था या नहीं था। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट को तमाम फिल्म स्टारों और टेलीविजन के लोगों के बारे में चर्चा का समय है, लेकिन उसके पास जम्मू कश्मीर स्टेट को अचानक खत्म कर देने के संवैधानिक प्रस्ताव पे बात करने का समय नहीं है। इस देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नामक बिल आता है, कानून बनता है, जो कि इस देश के संविधान की बिल्कुल न्यूनतम मर्यादा के खिलाफ है। आज तक सुप्रीम कोर्ट के पास समय ही नहीं मिला है कि वो इस पे विचार कर सके कि संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। ठीक इसी तरह के खेल आप देखिए हंगरी में होते हैं, ठीक इसी तरह के खेल दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र को खत्म किया जाता है, ठीक इसी तरह के खेल होते हैं। संसद की कार्यवाही होती है, अभी संसद का एक सत्र खत्म हुआ, अखबारों में खबर छपी कि संसद ने केवल इतने दिन के अंदर इतने सारे बिल पास कर दिए, मानो ये 100 मीटर की दौड़ थी। जैसे संसद वाले जीत गए, गोल्ड मेडल मिल गया, भाई आपने इतनी तेजी से रेस जीत ली। संसद इस काम के लिए नहीं होती है। संसद की गरिमा बढ़ती है जब यह कहा जाए कि संसद ने फला बिल के ऊपर 6 दिन तक विचार किया, संसद ने इतने दिन के अंदर इतने सारे बिल पास कर दिए, इसका मतलब संसद नहीं है, छलनी खत्म हो गई, छलनी में छेद है। संसद केवल नाम मात्र के लिए। और इस पूरे प्रकरण में जब एक बार ऐसा लगा कि शायद हो सकता है रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं हो राज्यसभा में किसानों के बिल पे, चूंकि बीजेपी के पास अपनी मेजॉरिटी नहीं है और उसके एलाइज जरा हिलने शुरू हो गए थे, अकाली, एडीएमके, टीआरएस, तो क्या होता है, बिना वोटिंग करवाए उस बिल को पास कर लिया जाता है। ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये सब वही चिन्ह है, ये सभी वही निशान है लोकतंत्र के खत्म होने के। और लोकतंत्र एग्जैक्टली दुनिया में आजकल इसी तरह से खत्म होता है। इसलिए हम इमरजेंसी का इंतजार न करें। ऐसा दिन नहीं होगा जैसे इंदिरा गांधी ने रेडियो पे इमरजेंसी की घोषणा करके कहा था आपके फंडामेंटल राइट अब नहीं है। वो दिन कभी नहीं आएगा। आपको हमेशा बताया जाएगा कि आपके फंडामेंटल राइट है ना, किसान को बताया जाएगा आपकी एमएसपी है ना, बस आप जाइए, आपको मिलेगी नहीं। इस देश का संविधान वो नहीं है जो कि किताब में लिखा है। इस देश के 95, 98, 99% लोगों के लिए इस देश का संविधान वो है जो कि थानेदार मानने को तैयार है। थानेदार तय करता है कि उसके स्थानीय थाने का थानेदार तय करता है कि उसके लिए संविधान क्या है, और वो संविधान बदल चुका है। आप जाइए, अपने न्यूनतम अधिकारों की मांग कीजिए। में इस वक्त जो ड्रामा हो रहा है कि दिल्ली दंगों के समय जिन लोगों ने दंगा भड़काया उनसे पूछा भी नहीं जा रहा प्रश्न, और जिन्होंने दंगा रोकने की और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया, उनको केसों में फंसाया जा रहा है, उनको दंगों की साजिश का मुख्य अभियोगी बनाया जा रहा है। ये सब संकेत, इस समूह में शायद मुझे और बहुत ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। तो भारत में लोकतंत्र चौपट हो रहा है। मैं इसे एक दूसरी भाषा में कहता हूं कि ये जो हमारा गणतंत्र था 26 जनवरी 1950 को बाबा साहेब के संविधान के साथ इस देश में जो गणतंत्र आरंभ हुआ था, वो पहला गणतंत्र समाप्त हो चुका है। अगर आप फ्रांस का इतिहास पढ़ें तो आप पढ़ेंगे फ्रांस के अंदर फर्स्ट रिपब्लिक, सेकेंड रिपब्लिक, थर्ड रिपब्लिक, ये आपको तमाम चीजें पढ़ने को मिलेंगी, क्योंकि बीच बीच में वहां वो व्यवस्था चौपट हो जाती थी, नई व्यवस्था शुरू होती थी। तो मैं कहता हूं कि भारत का आप 2014 कह लीजिए या कम से कम 2019 कह लीजिए, जो गणतंत्र सन 1950 में आरंभ हुआ था, जो यात्रा आरंभ हुई थी, वो 2019 को समाप्त हो चुकी है। अब वो दूसरा गणतंत्र कैसा होगा, क्या बनेगा, इसके बारे में अभी से कहना कठिन है। क्या वो हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या वो ऐसा देश बनेगा जहां बहुत लंबे समय के लिए हम मान लेंगे कि लोकतंत्र और इसकी जो न्यूनतम अधिकार हैं सब समाप्त हो गए, या कि इसको चुनौती दी जाएगी और दूसरा गणतंत्र एक नए तरीके का गणतंत्र बनेगा, हम कह नहीं सकते। क्योंकि इस वक्त हम बीच के अरसे में हैं, जहां पहला गणतंत्र समाप्त हो गया है और दूसरा गणतंत्र कैसा होगा
उसका उसकी पूरी तस्वीर अभी हमारे सामने आनी बाकी है। अ, ऐसे में हम 2 सवाल पूछ सकते हैं। एक सवाल जो पीछे देखता है, एक सवाल जो आगे की तरफ हमें आमंत्रित करता है। जो पीछे देखता है उस सवाल पे मैं छोटे 2 मिनट के लिए कुछ बोलूँगा, फिर जो आगे देखने वाला है उसके बारे में कुछ बात रखूँगा। पीछे देखने वाला सवाल ये है, हम यहाँ कैसे आ गए? क्या हुआ? क्या गड़बड़ हो गई? आज वो भारत का गणतंत्र जिसे इतनी उम्मीद के साथ शुरू किया गया था, वो अचानक लोकतंत्र चौपट होने की स्थिति में क्यों आ गया? इसके 2 तरह के जवाब हो सकते हैं। एक तो जवाब ये हो सकता है कि ये तो होना ही था। लोकतंत्र बहुत कमज़ोर था, शनैः-शनैः ये गिरता जा रहा था, पतन की तरफ अग्रसर था और इसका खत्म होना तो एक तरह से नियति का हिस्सा था। हमारे दूसरे साथी एक दूसरी भाषा में कई बार कहते हैं कि देखिए ये लोकतंत्र तो सही लोकतंत्र था ही नहीं। एक ज़माने में कई प्रगतिशील साथियों ने उस भाषा का भी इस्तेमाल किया था कि ये आज़ादी झूठी है, 47 में आज़ादी देश को मिली ही नहीं थी, या ये कहना कि ये तो बुर्जुआ लोकतंत्र है, केवल नाम मात्र का लोकतंत्र है, ये तो किसी दिन बंद होना ही है। मेरा अनुरोध होगा कि हम इतनी सरल सतही व्याख्या न करें। भारत के लोकतंत्र की एक अपनी अनूठी इसकी अपनी हकीकत है। भारत का लोकतंत्र ऐसे में सफल हुआ जबकि इसकी असफलता की गारंटी लोग मान के चल रहे थे। पहले 50 साल में भारत के लोकतंत्र की ऐसी कुछ अनूठी उपलब्धियां हैं जो कि पूरे दुनिया में कहीं नहीं थी। पूरी दुनिया में गरीब लोग कम वोट डालते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा वोट डालते हैं, अमीर लोग ज्यादा वोट डालते हैं। भारत में ठीक इसका उल्टा हुआ। जिस तरह से गरीबों ने, साधारण लोगों ने लोकतंत्र में हिस्सा लिया, ये अनूठा था। जितनी विविधतापूर्ण संपन्न भारत था, उसमें सब लोग मान के चलते थे 5-10 साल के अंदर लड़ मर के कट मरेंगे, हिंदुस्तान बचेगा नहीं। 70 साल तक भारत एक एकीकृत देश के रूप में बना रहा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोकतंत्र शुरू से ही खत्म होने को अभिशप्त था और इसके खत्म होने पे हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही नहीं है ऐतिहासिक रूप से। हमें हैरानी होनी चाहिए क्योंकि अगर लोकतंत्र पहले 10 साल में खत्म हो जाता जैसे पाकिस्तान में हुआ, तब हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए थी। ये लोकतंत्र अपने पांव पे खड़े होने के बाद जिस वक्त ये मजबूत हो चुका था, उस वक्त जिस वक्त कुछ आर्थिक स्थिति बेहतर हुई थी, उस वक्त लोकतंत्र अचानक क्यों गिर गया, इस पे बहुत गहरी शोध होनी चाहिए। मैंने इस किताब में इसके बारे में कुछ अपने सूत्र दिए हैं। मैंने मोटे तौर पे कहा है कि हमारे लोकतंत्र के अंदर कुछ अंतर्निहित खामियां थी जो कि संस्थागत खामियां थी, लेकिन हमारा लोकतंत्र जो संस्थाओं के माध्यम से हासिल नहीं कर पाता था, वो प्रक्रियाओं के माध्यम से हासिल करता था। लेकिन इस कमजोरी के चलते बीच बीच में ऐसे मौके आते थे, कमजोरी के क्षण आते थे। ये कमजोरी का क्षण 1960 के दशक में आया, लेकिन उस वक्त कोई ऐसा नरेंद्र मोदी जैसा शख्स नहीं था जो उसका एकदम मौके का फायदा उठा के लोकतंत्र पे कब्जा कर सके। ये क्षण 1975-77 में आया इमरजेंसी में। लेकिन मैं कई बार कहता हूं, भारतीय जनता के प्रतिरोध की वजह से नहीं, इंदिरा गांधी की बेवकूफी की वजह से इमरजेंसी समाप्त हुई और तब जनता खड़ी हो गई। उस खतरे से हम बाहर आ गए। ये खतरा सन 1989, 90, 91 में आया जब मंदिर मस्जिद का समन्वय हुआ और चौथी बार ये खतरा अब आया। लेकिन इस बार एक विशिष्ट व्यक्तित्व था देश के पास, जिसके पास एक लोकतंत्र पर कब्जा कर सकने, लोकतंत्र का हरण करने की जो क्षमता है वो हर व्यक्ति में नहीं होती। तो ऐसा नहीं था कि इसकी नियति थी कि ऐसा होना है, लेकिन एक विशेष मोमेंट पर डेमोक्रेटिक कैप्चर हुआ है। मैं डेमोक्रेटिक कैप्चर कहता हूं ये दिखाने के लिए कि लोकतंत्र के औजारों का इस्तेमाल करते हुए कैप्चर किया गया है। खैर, आखिर में मैं इसकी बजाय जो आगे का सवाल है उसकी तरफ देखना चाहता हूं। इससे कैसे बचें, कैसे बाहर आ सकते हैं? आज
देश में जो लोकतंत्र चौपट हो गया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में गणतंत्र को दोबारा हासिल कर सकने के लिए हमें क्या करना होगा? मैं कुछ कड़वी बातें कहना चाहता हूँ। पहला ये कि जो लोग सोच रहे हैं कि बैठे बैठाए बीजेपी कुछ ना कुछ तो मिस्टेक करेगी, एक चुनाव किसी तरह से जीत गई है, 24 आने दीजिए, तब तक जनता को सब पता लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो सोचते हैं कि बैठे बैठाए बीजेपी का भांडा एक दिन फूट जाएगा और इस देश की जनता को नरेंद्र मोदी का सच और उन सब का पता लग जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जो सोच रहे हैं कि एक दिन सारी ऑपोजिशन की पार्टीज एक साथ आके खड़ी हो जाएंगी और ऑपोजिशन इससे हमें भारत को बाहर निकाल लेगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि ऑपोजिशन अब ये मामला उस सबसे आगे निकल चुका है। 2014 में आप ये सब बातें कह सकते थे, 2019 तक भी ये बातें कह सकते थे कि शायद ऑपोजिशन यूनिटी से कुछ फायदा हो जाए। अब ऐसा नहीं, ये छोटी चीजें हैं। जितना बड़ा संकट है उसके सामने सिर्फ ऑपोजिशन यूनिटी, उसके सामने सरकार की अपनी भूलें, इतने भर से हम संकट से बाहर नहीं आए। जहां तक भूल की बात है, इस वक्त जो 3 बड़े संकट देश के सामने हैं, कोरोना वायरस का, आर्थिक संकट है और चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इतनी बड़ी 3 गलतियों के बाद इस दुनिया में कोई भी सरकार बचती नहीं है सामान्यतः लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन ये सरकार है कि चले जा रही है। तो इन सब कामों से काम नहीं चलेगा। इसके लिए जरूरत होगी देश में एक बुनियादी आंदोलन खड़ा करने की। ये सरकार संसद में और संसदीय चुनावों की जो परिपाटी इस वक्त बन चुकी है, जिसमें मीडिया इनके हाथ में है, पैसा इनके हाथ में है, चुनाव आयोग इनके हाथ में है, इसमें ये सरकार अपने आप जाएगी नहीं। इसके लिए एक जमीन पर जन आंदोलन की जरूरत होगी। वो जन आंदोलन किन मुद्दों पर होगा? मेरी अपनी समझ है कि वो जन आंदोलन आज की स्थिति में केवल यदि हम लोकतंत्र के मुद्दे पर और केवल सेकुलरिज्म के सवाल पर चलाएंगे तो वो सफल नहीं होगा, क्योंकि आज जनता में इन दोनों बातों की ग्राह्यता नहीं। इन दोनों चीजों के लिए हमें बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। लोकतांत्रिक जनमानस बनाने का संघर्ष और सेकुलरिज्म के विचार को जनता के मन में बैठाने का संघर्ष, ये बहुत लंबे संघर्ष। अल्पकाल में क्या हो सकता है और दीर्घ काल में क्या हो सकता है, इन दोनों के एक एक सूत्र देके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्पकाल में तात्कालिक रूप से जिस काम की बेहद जरूरत है वो है बेरोजगारी के सवाल पर और किसानी, खेती किसानी के संकट पर। इन 2 सवालों पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आज आवश्यकता है। इन दोनों सवालों पर स्थिति कितनी गंभीर है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे आंदोलन जो कि पूरे समाज को जोड़े। बेरोजगारी की स्थिति आज जितनी भयावह है आजाद भारत में कभी नहीं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब शिक्षित लोगों की बेरोजगारी जिस स्तर पे पहुंची है वैसी भारत में कभी नहीं आई। इसलिए अगर बेरोजगारी के सवाल पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का कोई समय था तो वो आज है, जिसके लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट को, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले विद्यार्थियों को, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करने वालों को और छंटनी करके उद्योगों से बाहर जो लोग आ रहे हैं, इन सब को जोड़ने की राजनीति खड़ी करनी है। किसान आंदोलन पहले भी खड़ा हुआ था, अब दोबारा खड़ा हो रहा है सरकार के इन 3 कानूनों की वजह से। लेकिन अब किसान आंदोलन ऐसा होना होगा जो मझोले और छोटे किसान का आंदोलन हो सके, जो साथ में खेत मजदूर को भी जोड़ सके। वैसे इन 2 आंदोलनों से मैं समझता हूं देश में लोकतंत्र और सेकुलरवाद को बचाने की शुरुआत इस छोर से करनी होगी। केवल लोकतंत्र, सेकुलरिज्म और फांसीवाद का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। दीर्घ काल में क्या करना चाहिए, और ये अंतिम बात है जो कह के अपनी बात में पूरी करूंगा। मेरा विश्वास है, तो ये बात अटपटी लग सकती है, कुछ लोगों को नागवार भी गुजर सकती है, क्षमा कीजिएगा, लंबी बातचीत करेंगे। मेरा विचार है कि अंततः ये एक सांस्कृतिक लड़ाई है।
इस देश को बनाने के इस देश की गणतंत्र की स्थापना के वक्त जो विचार था, जिसने इस देश को बनाया, जिसने इस देश को बुना, जिसे मैं भारत का स्वधर्म कहता हूँ। हमारे देश की आजादी के आंदोलन ने इस देश का स्वधर्म बनाया, जिस स्वधर्म को बाबा साहब ने इस देश के संविधान की भाषा दी। वो स्वधर्म बनाने और उसे बचाने के काम में उसके बाद की पीढ़ियां असफल हुई हैं। मैं अपने आप को भी उस असफल पीढ़ी का एक हिस्सा मानता हूं। उस स्वधर्म को बचाने के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत होगी, और उस सांस्कृतिक आंदोलन करने के लिए हमें तीन बड़ी बातों का ध्यान रखना होगा। तीन बड़ी संपत्ति हैं, तीन बड़ी विरासत हैं, जिन्हें हमें जोड़ना होगा। नंबर एक, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद इस देश की बहुत बड़ी पूंजी है, विरासत है। बीजेपी बार बार राष्ट्रवाद शब्द इस्तेमाल करे, इसके लिए हम राष्ट्रवाद को छोड़ न दें। राष्ट्र इस देश के सकारात्मक राष्ट्रवाद की जो विरासत है, उस विरासत को दोबारा हमें अपनाना होगा। दूसरा, इस देश की जो धार्मिक परंपराएं हैं, कोई एक धर्म इस देश में नहीं है, और जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है वो भी अपने आप में कोई एक परंपरा नहीं। इस देश की धार्मिक परंपराओं से हमें एक सकारात्मक रिश्ता बनाना होगा। धर्म केवल अंधविश्वास नहीं, धर्म एक भाषा है। उस भाषा का इस्तेमाल आप अंधविश्वास के लिए भी कर सकते हो, उस भाषा का इस्तेमाल आप रूढ़ी के लिए भी कर सकते हो, उस भाषा का इस्तेमाल शोषण के लिए भी कर सकते हो, लेकिन उसी भाषा का इस्तेमाल आप क्रांति के लिए भी कर सकते हो, न्याय के लिए भी कर सकते हो, मुक्ति के लिए भी कर सकते हो। तो हमारी तमाम धार्मिक परंपराओं से हमें सकारात्मक रिश्ता बनाना सीखना होगा। और तीसरी बात, भाषा और संस्कृति, भाषा संस्कृति विरासत। मुझे बेहद खुशी है कि ये चर्चा हम हिंदी में कर रहे हैं। अपनी भाषाओं से बेहतर रिश्ता बना के, अपनी भाषाओं के साहित्य, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की परंपरा थी, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के तमाम बड़े बड़े नायक सब अंग्रेजी पढ़ते थे, अंग्रेजी बोल सकते थे, सबने अंग्रेजी में पढ़ा, भारतीय भाषाओं में पढ़ा, लेकिन लिखने का काम अपनी भाषाओं में किया, संप्रेषण और संवाद अपनी भाषाओं में किया। हमें अपनी भाषाओं से एक नए तरह का रिश्ता बनाना होगा। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूं कि आज भारत के गणतंत्र पर जो हमला है, जो पहला गणतंत्र समाप्त हो चुका है, दूसरा गणतंत्र कैसा होगा अगर हम घर बैठे रहे इंतजार करते हुए कि इसका भांडा अपने आप फूटेगा, तो ये दूसरा गणतंत्र एक दुस्वप्न बनेगा। एक ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसमें लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं होगी, जिसमें हिंदू धर्म की बुनियादी मान्यताओं के लिए भी कोई जगह नहीं। अगर उसे बदलना चाहते हैं तो हमें सड़क की राजनीति के लिए और एक लंबी सांस्कृतिक जद्दोजहद के लिए तैयार होना होगा। मुझे उम्मीद है कि जो 250 से अधिक साथी इस वक्त इस बातचीत को सुन रहे हैं, उनमें से कम कुछ साथी तय करेंगे कि इस लंबी लड़ाई के लिए मैं तैयार हूं। देश को बचाने के लिए दो काम एक साथ करने हैं, सत्ता का प्रतिरोध और समाज से संवाद। जो आज सत्ताधीश हैं उनके खिलाफ सर उठा के बोलना होगा। त्याग, बलिदान, जेल और शायद जीवन देने के लिए कुछ लोगों को तैयार होना होगा इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। लेकिन उसके साथ ही साथ सर झुका के समाज से संवाद करना होगा। जो लोग आज इस लोकतंत्र की हत्या के मूक दर्शक बने हुए हैं, वो हमारे भाई बहन हैं, वो हमारे चाचा ताऊ। इनके साथ बैठना होगा, इनके साथ बात करनी होगी। इनका हम मजाक नहीं उड़ा सकते, इन पे हम गुस्सा नहीं हो सकते। इनसे तो बैठ के बात करनी होगी, तभी देश को हम बचा सकते हैं। सत्ता का प्रतिरोध और समाज के साथ संवाद। मुझे विश्वास है कि आप में से कुछ लोग सत्ता के प्रतिरोध के लिए, बलिदान के लिए तैयार होंगे, और कुछ लोग समाज के साथ अगले 15-20 साल तक संवाद करने के लिए अपना मन बनाएंगे। कम से कम एक चीज में आरएसएस से प्रेरणा ले लीजिए, 90 साल तक उन लोगों ने संवाद किया है,
चाहे जहरीला संवाद किया है, 90 साल तक काम किया है। अगर उनका मुकाबला करना है तो कम से कम 90 महीने तक कमर कस के हम काम करेंगे, सर झुका के, गाली सुनते हुए। इतनी तैयारी हमें भी करनी चाहिए। सीबी भाई का और जनवादी लेखक संघ का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी।